तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अगर वर्किंग की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग जो होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बॉयकॉट करा था, जैसा कि मैंने बताया, करवा चौथ की चिड़ी हुई लेडीज की तरह फ्रस्ट्रेशन निकाली अपनी, एंड दे मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग। और इन्होंने एक चीज पे एम्फसाइज करा कि हमें तो भैया सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान, और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। इस मीटिंग को, जो पहली मीटिंग हुई थी दिरजोत आशिमा कशिश, ये 9 दिसंबर वाली, इसको 211 मेंबर्स ने ही अटेंड करा। कहने का मतलब क्या है, कितने मेंबर्स थे? 296। आप कहोगे 296 का 389 थे, लेकिन 93 प्रिंसली स्टेट के तो मेंबर्स आए नहीं थे ना, तो हम लोग 296 की तो बात करेंगे। अब 296 में तो 211 क्यों आए? इसका आंसर बहुत सिंपल है कि ये भी चिढ़ गए थे। चिढ़ नहीं गए थे। होता कि आप तीनों एक चीज समझो यार, कहीं पर स्कूल में क्या पूरे साल तक 365 बच्चे आते रहते हैं? मतलब ये सॉरी, 365 दिन तक 40 के 40, 50 के 50 बच्चे आते रहते हैं पूरे साल? नहीं ना। रेयरली ऐसा होता होगा जब तुम्हारी क्लास की अटेंडेंस फुल है, जब टीचर पॉइंट आउट भी करती होगी, वाह क्या बात है, आज तो सब आए हैं, आज तुम लोग का कुछ प्रैक्टिकल है क्या, आज किसी कुछ वाइवा वगैरह है क्या तुम लोग का? होता होगा ना ऐसा इंसिडेंट, जब तुम्हें पता लगता होगा। देखो जैसे आप क्लास की अटेंडेंस लेते होगे, रेयरली ऐसा होता होगा कि मतलब सारे बच्चे लगातार सातों दिन तक कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंटली एक साथ बैठे हुए हैं, है ना? तो ये सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कई लोग पूछते कि ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों? जिन्होंने छुट्टी मार ली भाई, होंगे किसी के कुछ रीजंस भाई, मैं क्या बताऊं, पर्सनल रीजंस होंगे भाई घर पे कुछ, किसी का कोई लव अफेयर का कुछ चक्कर होगा, कोई शादी का चक्कर होगा, किसी का पेट खराब हो गया होगा, हमें क्या लेना देना उससे। उसके बाद एक ना क्या कह सकते हो आप, कस्टमरी प्रैक्टिस थी एक, इसको अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। क्या अडॉप्ट कर लिया, क्या कस्टमरी प्रैक्टिस थी? फ्रांस की सरकार की एक प्रैक्टिस थी जिसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट करा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बोला, क्योंकि आप समझ रहे हो ना आप तीनों कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो सरकमस्टांसिस के हिसाब से दिवजोत आशिमा और कशिश, जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको अपना लो कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम स्मूथली चल पड़े। अब बात आई कि जब भी कोई क्लास होती तो क्लास में आशिमा मॉनिटर चाहिए होता है, कशिश स्कूल के लिए कैप्टन चाहिए होता है, दिवजोत कोई गेम खेल रहे तो उसके लिए लीडर या अंपायर वगैरह तो चाहिए। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए एक प्रेसिडेंट तो चाहिए है ना, जो डेकोरम मेंटेन करेगा, ये देखेगा कि टाइम पर सब लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल को वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स बन गए और सो रहे हैं घर पे बैठ के, भूल ही गए कि किस लिए उनको मेंबर बनाया गया देश में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। इसके लिए एक प्रेसिडेंट तो चाहिए ना इस डेकोरम को मेंटेन करने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है, प्रेसिडेंट कौन बनेगा? क्या लुक्स के बेसिस पे बनाया जाएगा, हाइट के बेसिस पे बनाया जाएगा, नॉलेज के बेसिस पे बनाया जाएगा, ड्रेसिंग स्टाइल के बेसिस पे बनाया जाएगा, या कल को कोई ये कहते हैं मैं दिल्ली से हूं मुझे बना दो? अब आशिमा कह रही है मैं भी पंजाब से हूं जी, तो मुझे क्यों नहीं बनाओगे? कशिश कह रही है मैं हरियाणा से हूं। अब हर किसी के एक अलग क्राइटेरिया है, तो हर कोई अड़ंगे लाने की कोशिश करेगा, बीच में टांग देने की कोशिश करेगा। तो फ्रांस से एक प्रैक्टिस हमने अपना ली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, एक प्रक्रिया अपना ली। फ्रांस के अंदर क्या फॉलो होता है, जब कॉन्स्टिट्यूट मतलब उनके जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उन्होंने एक प्रैक्टिस अपनाई थी फ्रांस वालों ने, जो कि बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी इस टाइम पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होगा ना, ओल्डेस्ट इन द सेंस जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होगी ना, वो बनेगा प्रेसिडेंट, टेम्पररी तौर पर, कि जब तक प्रेसिडेंट के इलेक्शंस नहीं होते हैं। तो ओल्डेस्ट मेंबर जो था वो चुना गया एज टेम्पररी प्रेसिडेंट। अब आपको टेम्पररी क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच प्रैक्टिस ना जो चलती है, ये खुद भी टेम्पररी टाइम पर चलती है, ये खुद भी टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए चलती है। टेम्पररी ड्यूरेशन मतलब क्या? यार एक बार बताओ, हम लोग पहले दिन क्लास के अंदर आए हैं, अब हमें एक मीटिंग करनी है इंपॉर्टेंट, हम कह रहे हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन छोड़ो भाई, आज पहले दिन ही भाई इस टारगेट को हिट करना है, बाद में मिल लेंगे एक दूसरे से। अब एक प्रेजेंट तो चाहिए ना डेकोरम मेंटेन करने के लिए, कि ब्रेक के बाद क्या होगा, 15 मिनट के बाद क्या करना है, इस लेक्चर के बाद क्या करना है, अब क्या डिस्कस करना है, कुछ बताए तो कि अब आप खड़े होकर बोलो आपकी राय क्या है। हाँ जी पीछे वाले आप खड़े हो, हाँ जी वो लाल शर्ट, पीली शर्ट, नीले जूते, सफेद जूते, खड़े हो। इसके लिए कोई बोलने के लिए चाहिए ना, वरना कल को जूते चप्पल चलने लग जाए। तो टेम्पररी तौर पर प्रेसिडेंट बनाया हमने सचिदानंद सचिदानंद सिन्हा को।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन आ सकता है, कई लोग इस चीज में कंफ्यूज करते हैं कि अगर या दीपांक एक बात बताओ कि अगर ये क्वेश्चन आ गया कि प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो मैं कहता हूं भाई मैं इसका आंसर नहीं बता सकता। तुम पहले कंप्लीट क्वेश्चन मुझे बता ही नहीं रहे हो। वो टेम्पररी पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टेम्पररी प्रेसिडेंट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये प्रैक्टिस किससे अपनाई हमने? फ्रेंच प्रैक्टिस अपनाई। जितनी देर मैंने इस पैराग्राफ को बोलने पे लगाई ना, उतना ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, इस सिर्फ इस पैराग्राफ पे जो मैंने पढ़ाया, सच्चिदानंद सिन्हा वाला और फ्रेंच प्रैक्टिस वाला। और सारे मेंबर्स नहीं आए थे 211 ये वाला, और पहली मीटिंग कब हुई थी? ये 4 फैक्ट तो यही है, ठीक है। 5वां फैक्ट ये है कि ओल्डेस्ट मेंबर को चुना जाता था, इसलिए चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे बात करते हैं। बाद में क्या हो गया, जब सच्चिदानंद सिन्हा वगैरह बैठे, 1-2 दिन 1 हफ्ता बैठे होंगे मतलब मान लो, तो फिर इलेक्शंस हुआ कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बोला चलो अब सब लोग मेंबर सेटल हो गए हैं, अब मेंबर आने भी लगे हैं, 296 में से ज़्यादा मेंबर आने भी लगे हैं, तो चलो एक काम करते हैं, अब चुनाव करते हैं प्रेसिडेंट का। तो वोटिंग हुई, वोटिंग के लिए खड़े हुए होंगे 2-4 लोग, उनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जीत गए। कशिश, आशिमा दिवजोत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का, ठीक है। एक चीज याद रखना, मैं साइड में एक बात बता देता हूं, वैसे छोटी सी बात है, काम आ जाएगी कहीं ना कहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, वो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये तो कोई पूछेगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये वाली बात बहुत कम लोग जानते हैं। और कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक बारी। आप लोगों ने, आप तीनों तो चलो जानती हो, आप तीनों से ये वाली बात करना ठीक भी है, लेकिन कशिश शायद से अनकंफर्टेबल उस बात में, अभी तक उसने कंप्लीट नहीं करा है। एक चैप्टर था आशिमा दिवजोत इंग्लिश के अंदर, इंडिगो, 12th में, फ्लेमिंगो। तो गांधी जाते हैं वहां पर पटना में राजकुमार शुक्ला के साथ, ये राजेंद्र प्रसाद के घर वो होते नहीं है, तो उनके नौकर वगैरह जमीन पे बिठाते हैं, इल ट्रीट करते हैं, याद आया उनको वो इंसिडेंट? तो ये लॉयर भी थे, ये लॉयर भी थे। बच्चों का एग्जाम है अभी 13 तारीख को यार, इंग्लिश का ना बोर्ड का, तो आज पढ़ा रहा था तो इसलिए याद आ गया, मैंने कहा ये फैक्ट, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, और 2 लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। वाइस प्रेसिडेंट एक नहीं थे, 2 थे, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। अब कई लोग इतने स्टूपिड होते हैं, मुझसे इतने स्टूपिड सवाल करते हैं कि हमने ना दीपांक क्या करा था कि हमने ना विजन का टेस्ट अटेम्प्ट करा था वहां पर जाकर, उधर ना ये हमसे ये पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन था। वो मुझसे कहते हैं कि वहां पर सिर्फ ना एक ही ऑप्शन दे रखा था, एच.सी. मुखर्जी, और बी.टी. कृष्णमाचारी नहीं दे रखा था। तो मैंने उनसे पूछा, काफी लोगों से, कि क्या उधर ऑप्शंस थे ऐसे 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली? तो पता क्या कहते हैं, कहते ऑप्शन नहीं थे, लेकिन सिर्फ एस.सी. मुखर्जी दिख रहा था। आपने तो लक्ष्मीकांत में पढ़ाया था कि बी.टी. कृष्णमाचारी। कोई सेंस है इस बात की? अगर एस.सी. मुखर्जी हटकर सिर्फ बी.टी. कृष्णमाचारी हो, और 4 ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद नाम हो, गांधी जी नाम हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम हो, एक भी अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है एक को ही तो मार्क करोगे ना, लर्न दोनों करके जाने। हाँ, अगर ये होता कि एच.सी. मुखर्जी ऑप्शन में दे रखा होता, फिर वो आपसे पूछते कि 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, तब भी तो कर सकते हो कि जिसमें एच.सी. मुखर्जी के साथ बी.टी. कृष्णमाचारी हो। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि एग्जामिनर दोनों के नाम अगर देगा तो कोई ऑप्शन तो ऐसा बनाएगा ना, जिसमें मान लो ऑप्शन 1 है, ये 2 है, गांधी जी का ऑप्शन 3 है, बी आर अम्बेडकर का ऑप्शन 4 है, अम्बेडकर का, अम्बेडकर जी का। तो ये डेफिनेटली एग्जामिनर को आंसर तो ऐसे ही बनाएगा ना, 1 and 2 ओनली, तो उसका आंसर 1 and 2 ही तो होगा। तो छोटी छोटी चीजें वही लोग पूछते हैं जिनकी रिवीजन अच्छी नहीं होती है, या फिर जो बस मुंह उठाकर एग्जाम के अंदर बस चले गए हैं कि हमने यूपीएससी की तैयारी करी है, चलो यूपीएससी दे आते हैं। तो देवर इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। इन अदर वर्ड्स, असेंबली के अंदर 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। 2 बार है ये लाइन, देखो 2 एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, एक तो नाम भी दिया और एक्सप्रेशनली लिखा है राइटर ने, इंपॉर्टेंट है ये, नाम इंपॉर्टेंट है, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। और प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्पररी प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता था? फ्रेंच प्रैक्टिस अडॉप्ट करी गई थी, उससे चुना जाता था। क्या प्रक्रिया थी, क्या क्या प्रैक्टिस थी? ओल्डेस्ट मेंबर को चुना जाएगा। तो कौन था ओल्डेस्ट मेंबर?
सचिदानंद सिन्हा। परमानेंट मेंबर, परमानेंट प्रेसिडेंट बाद में कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने वाइस प्रेसिडेंट चुने गए? 2। एक क्यों नहीं? मुझे क्या पता। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो पॉइंट है ना, यहां पर ना बहुत टिपिकल लैंग्वेज के अंदर दे रखे हैं। अब यहां पर एक लाइन तो काम आ जाती है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को मूव करा गया था। किसने मूव करा था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने मूव करा था। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दे क्या रखा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स और फिलॉसफी दे रखी है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स और फिलॉसफी दे रखी है। इसके अंदर लगभग कुछ आई थिंक 8 पॉइंट है। ठीक है, 8 पॉइंट ये रहे, 8 पॉइंट्स हैं ये देखो, ये ठीक है। अब यहां पर अगर इतने बड़े बड़े पॉइंट्स को करने चलेंगे ना दिवजोत हम, तो ना तो कभी एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, और लैंग्वेज भी इसकी टफ है। तो क्या कुछ इजी सॉल्यूशन है? तो 11th क्लास की जो बुक आती है ना, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, अगर हम इसमें जाएंगे, एनसीईआरटी जो 11th क्लास की, चैप्टर 1, पहले ही चैप्टर के अंदर इसके यहां पर पेज नंबर 20, यहां पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट दे रखे हैं। तो ये हमें क्या याद रखना है? दिसंबर 1946 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव हुआ था बाय जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले थे, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को और किसको बताता है? क्या पढ़ा हमने? फंडामेंटल्स को। ठीक है, अब बोला क्या इन्होंने? अच्छा ये तो बता दूं मैं पहले कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था किसके ऊपर। दिवजोत आशिमा, हुआ क्या था कि आजाद भारत में नेहरू जी का जो सपना था ना कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो मैं कैसे देखना चाहता हूं भारत को, और उसके संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें मैं डालूंगा, किसके अकॉर्डिंग मेरा देश चलेगा, ये और फिलोसफिकल पार्ट क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप एक कह सकते हो कि ये एक प्रकार से नेहरू जी का विजन था, विजन था फॉर अ फ्यूचरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब कभी भी संविधान बने फ्यूचर में, जो कि बनना स्टार्ट हो गया इस टाइम से जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब ये बनकर रेडी हो जाएगा तो ये वाली चीजें डेफिनेटली होनी चाहिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। बताओ, बात स्ट्राइक हुई? समझ में आया दिवजोत आशिमा? समझ में आया? मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ना, एक जैसे आप देख रहे हो क्या ऑब्जेक्टिव्स, कि मेरे ऑब्जेक्टिव है ये चीज। ऑब्जेक्टिव क्या प्रेजेंट टाइम में अचीव होते हैं? नहीं, ऑब्जेक्टिव हमेशा कैसे होते हैं? फ्यूचरिस्टिक। रेजोल्यूशन मतलब मेरा दृढ़ संकल्प, मैं ये चाहता हूं कि जब आजाद भारत का संविधान बने तो उसमें ये सारी चीजें हों। तो नेहरू कुछ 8 पॉइंट्स चाहते थे जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बने ना, तो उसके अंदर ये 8 पॉइंट्स डेफिनेटली हो, ये 8 चीजें डेफिनेटली देखने को मिले ही मिले। समझ गए बात? ये है। बताओ दिवजोत, आप समझ में आया? तो तो क्या विजन था नेहरू का? नेहरू क्या चाहते थे? देखो, सबसे पहले वो इंडिया को बनाना चाहते थे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन और एक रिपब्लिक रहे। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, सॉवरेन मतलब उसके इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स हो ना, इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बिल्कुल ना हो, कोई दूसरी कंट्री हमें नहीं बताएगी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और रिपब्लिक, हमारा जो देश का हेड होगा नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड कौन होता है हमारे देश के अंदर? प्रेसिडेंट। दैट अथॉरिटी, दैट पर्सन शुड कम थ्रू प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। वो ब्रिटेन की तरह यानी कि यूके की तरह हेरिडिटरी सीट ऑक्यूपाई ना करे। तो जहां पर हेरिडिटरी सीट्स होती है ना दिवजोत, जहां पर के राजा आ रहा है, फिर उसका बेटा आ रहा है, फिर उसका बेटा आ रहा है, एक ही खानदान के लोग चले आ रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं विदाउट इलेक्शन। जब ऐसा हेरिडिटरी प्रोसीजर फॉलो होता है, हम उस कंट्री को बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये नेहरू जी का विजन था। सबसे पहला पॉइंट, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। किसी टर्म में कोई दिक्कत बता दो मुझे जरा, कोई दिक्कत?
ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ अर्थ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। इंडिया जो है, जो अभी तक ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज का पार्ट था ना, इंडिया उसका एक यूनियन बनेगा, यानी कि अंग्रेज अभी तक क्या कहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, लक्षद्वीप आइलैंड तक और अंडमान निकोबार आइलैंड तक जो भी संभाल रहे थे, वो सारी टेरिटरी अब एक यूनियन में समेटी जाएगी। ये सारे के सारे बनाए जाएंगे इंडियन स्टेट। और दूसरे पार्ट्स भी जो कि ब्रिटिश इंडिया के बाहर हैं, और कोई ऐसी स्टेट्स जो कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहती है, वो इसी यूनियन का पार्ट होकर रहेंगे। यानी कि इन्होंने इंडिया को बोला इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेहरू जी ये कह रहे हैं सेकंड पॉइंट के अंदर, उनका विजन है मतलब एक तरीके से, इंडिया जो है कल को, आने वाले कल को मतलब कब, जब संविधान बन जाएगा और देश आज़ाद हो जाएगा। क्योंकि ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव कब करा, दिसंबर 1946। देश आज़ाद थोड़ी ना हुआ है अभी, आज़ाद होना बाकी है। इंडिया जो है इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, कहने का मतलब है इंडिया यूनियन बनेगा, जिसके अंदर, यूनियन के अंदर अंदर क्या होता है जो, जैसे मतलब मान लो हम, आप, मैं, आशिमा, कशिश, सब लोग मिलकर एक यूनियन बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं। तो ये ग्रुप कैसा होगा नेहरू के हिसाब से, नेहरू जी के हिसाब से, इसमें जो अभी तक ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज थी, यानी कि हिंदुस्तान की वो टेरिटरीज, वो रीजन जिसको अभी तक गोरे कंट्रोल कर रहे थे, अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे, एक तो वो शामिल होंगी, नंबर वन। दूसरा क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया जिन टेरिटरीज को कंट्रोल नहीं कर रहे थे वो भी, लेकिन जो इस मैप के अंतर्गत आती हो, ये इस मैप के अंतर्गत, जैसे मैंने मान लो अंग्रेज ये थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा अपना रखा था, कुछ पहाड़ी रीजन्स भी थे जिस पे अंग्रेज कंट्रोल नहीं कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के कुछ सारे स्टेट्स जहां पर अंग्रेज कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो भी बनेंगे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट, मतलब नॉन ब्रिटिश टेरिटरी, मतलब अंग्रेजों ने जहां पर अपना कब्जा नहीं जमा रखा था। फिर कुछ ऐसी इंडियन स्टेट्स जो कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहती हैं, मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, प्रिंसली स्टेट्स। और कुछ ऐसी टेरिटरी जो कल को फ्यूचर में आके ये बोले कि हम इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे बाद में हुआ भी, ट्वेल्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, सिक्किम एक सेपरेट कंट्री था, बाद में आके इंडिया को ज्वाइन कर लिया, बाद में आके इंडिया को ज्वाइन कर लिया। अब इन सबको मिलाकर नेहरू जी कहते हैं कि ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, इन सबको मिलाकर वी विल कॉल इंडिया एस यूनियन ऑफ स्टेट्स। समझ गए? जो टेरिटरीज फॉर्म कर रही हैं यूनियन, मतलब ये सारी टेरिटरीज, मतलब ये ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, जो टेरिटरीज जो ब्रिटिश टेरिटरीज का पार्ट नहीं है, उसके बाद ये कौन सी प्रिंसली स्टेट्स, और कुछ ऐसी कंट्रीज बाहर की जो कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहती है इंडियन स्टेट, जो यूनियन मतलब इंडिया के यूनियन शामिल में होने के लिए रेडी हो चुकी हैं। नेहरू जी ने बोला हम तुम्हें एक लेवरेज दे रहे हैं, दे शैल बी ऑटोनॉमस यूनिट्स, वो स्टेट्स जो कि इंडिया को ज्वाइन करेगी या इंडिया का पार्ट बनेगी, ऑटोनॉमस मतलब वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती हैं और सारे फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो दे कैन एक्सरसाइज ऑल फंक्शंस, ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज असाइन टू इन द यूनियन। कहने का मतलब ये है, हम लोग जो बात नहीं करते आज के टाइम में, नेहरू जी के इस वाले पॉइंट से पता क्या इमर्ज कराया था, ये याद है ना तुम्हें, तीन स्टेट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसकी बात हो रही है। बता दो मुझे कोई दिक्कत दिवजोत, आशिमा? ठीक है, दिवजोत कोई दिक्कत? वही बोल रहे पावर हम फेयर तरीके से बांटेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में भी और यूनियन गवर्नमेंट में भी, ये है इस पॉइंट का मतलब। ठीक है, सारी पावर्स और जो अथॉरिटी है ना सॉवरेन की और जो इंडिपेंडेंट इंडिया की और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लोगों से फ्लो होंगी। कहने का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल है। देश में अभी मैंने आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करी थी, अगर आपको याद, जनता है सुप्रीम, सारी पावर यहीं से स्टार्ट होती है, और इसलिए डाला गया था बी द पीपल ऑफ इंडिया, बताया था ना आज की अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी। ये है वो कि जनता सुप्रीम है। उसके बाद ऑल पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी हिंदुस्तान का जो नागरिक है भारतीय नागरिक, उसको गारंटी करा जाएगा कि सोशल राइट्स मिले, उसको इकोनॉमिक राइट्स मिले,
पॉलिटिकल राइट्स मिले। कैसे कैसे मिले देखते हैं। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले स्टेटस में, अपॉर्चुनिटीज में, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल फ्रीडम्स मिले यानी कि फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से, स्पीच में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में, वर्शिप में, वोकेशन में यानी कि आप जॉब, जो भी जॉब वगैरह करना चाहते हो, एसोसिएशन जो भी ग्रुप वगैरह बनाना चाहते हो, और एक्शन में। लेकिन ऐसा नहीं पर्सन अंधाधुंध कुछ भी कर रहा है। यहाँ पर एक चीज उन्होंने बोल दी, एवरीथिंग विल बी सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। मॉरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए और कानून को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें एक्सरसाइज करनी है। यू कैन एंजॉय योर पर्सनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेकिन आप दूसरों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हो। कि आप जिस भगवान को मान रहे हो वो तो चलो ठीक है, सामने वालों के मंदिर तोड़ रहे हो, आप मस्जिद तोड़ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है किसी के, और कानून का उल्लंघन भी नहीं करना है, ये है। उसके बाद सारे माइनॉरिटीज, बैकवर्ड और ट्राइबल क्लासेस, डिप्रेस क्लासेस, उनको हमें एडिक्वेट सेफगार्ड देने हैं। एडिक्वेट सेफगार्ड कैसे? कि उनकी प्रोग्रेस को हमें इंश्योर करना है, क्योंकि वो एंशियंट टाइम से सफर करते हुए आ रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस बाद में किस फॉर्म में आती है? कोटा, रिजर्वेशंस। देख रहे हो नेहरू जी का जो विजन था, आज का ही इंडिया है ये सब जो चल रहा है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बोल दिया उन्होंने, आज देश के आजाद होने से पहले बोल दी ये सब चीजें। उसके बाद हमें हमारे रिपब्लिक की, इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सुनिश्चित करना है, यानी कि हमारी टेरिटरी किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस से कंप्लीटली फ्री हो, और हमारे पास खुद के डिसीजन मेकिंग के कंप्लीट राइट होने चाहिए। हमारा खुद का अधिकार होना चाहिए। सॉवरेन राइट्स मतलब जमीन जितनी हमारी है वो हमारी हो, समुद्र जितना हमारा है वो हमारा हो, और एयर जितनी हमारी हो हमारी। अब आप कहोगे एयर क्या होता है? मतलब हमने ये तो सुना है कि जमीन जैसे पर्टिकुलर एक लैंड का टुकड़ा वो हमारा है, समुद्र भी हमें पता है 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है वो हमारा होता है। ये एयर क्या है? जैसे अगर ये इंडिया है ना, ये इंडिया ना कर, तो आप ना अगर इससे ऊपर जाओगे ना, जैसे हवा में जा रहे हो, जैसे मतलब ऊपर, मैं ऊपर वैसे नहीं कह रहा हूँ, हवा में मतलब जैसे जा रहे हो आप टॉप पर आसमान में, एक लिमिट तक एटमॉस्फेयर का पार्ट हमारा होता है। ये भी चीज बहुत कम लोगों को पता होती है। वरना जो तो इससे नुकसान पता है क्या है? कल को इंडिया कोई भी एक सैटेलाइट लॉन्च कर दे, सॉरी रॉकेट लॉन्च कर देगा, और दूसरी कंट्री की सैटेलाइट फोड़ दी लोअर अर्थ ऑर्बिट में, कहेगा हमने तो अपने देश से छोड़ी है। फिर कल को इंडिया की सैटेलाइट भी तो दूसरा देश ऐसे अपने देश से छोड़ छोड़ के फोड़ सकता है। एयर के ऊपर भी एक लिमिटेड राइट होता है। लेकिन नेहरू जी ने बोला कि हमारा जमीन, समुद्र और जो हवा का जो राइट है, जितना हमारा बनता है वो हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगा, एंड इट शैल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज नेशंस। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है, जैसा कि इंटरनेशनल बॉडी डिसाइड करेगी सारे कंट्रीज का राइट, वैसे ही इंश्योर होगा वो। जैसे समुद्र में इतना इतना एरिया कौन सी कंट्री का है, इसको एक बॉडी डिसाइड करती है। करंट अफेयर में आपने एक नाम सुना होगा, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ओपन सीज, ठीक है, जिसमें इंडिया के पास है, जब इंडिया की कोस्ट लाइन खत्म हो जाती है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया। आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी, देखी है? शाहरुख खान को श्रीलंका की पुलिस इसलिए पकड़ लेती है क्योंकि वो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया क्रॉस कर जाता है, काफी आगे निकल चुका होता है, और श्रीलंका के इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंच जाता है, ठीक है। और नेहरू जी बोलते हैं, ये उनके बात करने का सिर्फ तरीका है, जैसे वो बोल रहे हैं ना रिपब्लिक वर्ड यूज कर रहे हैं, सॉवरेन वर्ड यूज कर रहे हैं, बात करने का तरीका। जैसे को लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, द लैंड वुड मेक, लैंड मतलब कौन? इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। इंडिया जो है, नेहरू जी बोलते हैं, अपना पूरा और अपने पूरी तरीके से योगदान देगा विलिंगली, कि दुनिया में शांति व्यवस्था कैसे बनाई जाए, कैसे बनाकर रखनी है, और इंसानों का, मानव जाति का कैसे भला करना है। तो वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड की जहां पर बात आएगी और वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने की बात आएगी, इंडिया कभी इस चीजों से, इनिशिएटिव से कभी पीछे नहीं हटेगा। यही चीजें जो हमने इतनी सिंपल लैंग्वेज में सीखी ना, ये एक बॉक्स के अंदर 8 पॉइंट है, यही यहाँ पर देखो टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर दे रखी। देखो, दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिक्लेयर इट्स फॉर्म एंड सॉवरेन रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, ठीक है। और जैसे हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा, ये
This ancient land attained its rightful and honored place in the world to make its full and willing contribution to the promotion of the world peace and welfare of the mankind. क्यों लिखे इतना लंबा पॉइंट यार, जब यहाँ से काम हो रहा है? इंडिया अपना फुल और विलिंग कंट्रीब्यूशन देगा वर्ल्ड पीस और मैनकाइंड के लिए, बस हो गया. अब ये जो रेजोल्यूशन था ना, कौन सा रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. इस ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था द्विजोताश्रमा, जैसे हर कोई एक लॉ वगैरह पास होता है तो हर किसी को आपत्ति होती है कि कोई अगेंस्ट में वोट कर रहा है, तो कोई जैसे मतलब मान लो 296 सीट्स थी, अब कोई कह रहा है कि नहीं हम इससे वाकिफ नहीं रखते, हम ये ठीक नहीं है पॉइंट्स, ये वो नहीं है, ऐसा नहीं है. 296 में से पूरे 296 वोट्स मिले थे इसको जब नेहरू जी ने पास करा था. इसका मतलब इसे यूनानिमसली अडॉप्ट करा गया था. यूनानिमसली मतलब एक भी पर्सन ने दिव्योत आशमा किंतु परंतु नहीं करी थी. नहीं यार ऐसा हो जाता तो, वैसा हो जाता तो, नहीं पास करना चाहिए इसे, मैं तो अगेंस्ट में वोट डाल रहा हूँ, मेरा वोट तो न्यूट्रल नहीं. सारे लोग एग्री करते थे. नेहरू जी की वाली बात सबको पसंद आई थी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, और ये पास हो गया था, अडॉप्ट हो गया था सॉरी, 22 जनवरी 1947 को. ठीक है. बाद में इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन को वेरियस स्टेजेस में शेप करने का काम करा, क्योंकि आपको पता ही है ना, अभी मैंने पढ़ाया जैसे ये वाला पॉइंट था, बैकवर्ड क्लासेस को, डिप्रेस क्लासेस को, ट्राइबल एरियाज को हम लोग प्रमोट करेंगे. तो अभी मैंने बताया ना, आज के टाइम में देखने को नहीं मिलता है. कोटास रिजर्वेशन किसका परिणाम है? इसी का तो परिणाम है, इसी का तो रिजल्ट है. और आज के टाइम में दिव्योत आशमा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहाँ देखने को मिलता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में? कहाँ? तो उसका आंसर है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल. आज के नेहरू ने, मतलब कहने का मतलब है दिव्योत आशमा 1946 के अंदर जो उन्होंने बोला था ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आज के आजाद भारत में करंट ईयर में वो हमें प्रियम्बल है, वो हमारा ये देखो लिखा हुआ है. इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो प्रियम्बल की फॉर्म एग्जिस्ट करता है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में. बस खत्म, खत्म. तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.